नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दिल्ली के चुनावों की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन नई घोषणाएं हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मामला अब धीरे धीरे क्लोज होने लगा है। यानी जो मुकाबला है वो कभी बहुत नजदीकी बनता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं, हर दिन एक नई घोषणा करके, एक नया वादा करके, और बीजेपी भी उनके पीछे पीछे चल रही है। लेकिन कांग्रेस भी अब अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है और कई सीटों पर यह चुनाव तितरफा भी हो रहा है। ऐसे में कौन बाजी मार ले जाएगा, इसको लेकर सस्पेंस बढ़ रहा है। अब वो स्थिति नहीं है जो महीने भर पहले सोची जा रही थी कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल आसानी से ये चुनाव जीत लेंगे। इसलिए ये मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है और अब एक नए सिरे से इस पूरे चुनाव को देखने की जरूरत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह हैं, जो पिछले हफ्ते 10 दिन से दिल्ली में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी नब्ज परख रहे हैं। तो आइए उनसे समझते हैं कि दिल्ली का चुनाव क्या मोड़ लेने जा रहा है। शीतल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या पाया आपने? इतने दिनों से आप दिल्ली की गलियां छान रहे हैं जी, क्या दिख रहा है? बड़ा सस्पेंस सा लग रहा है इस बार। हालांकि कई चुनावों में ऐसा होता है क्योंकि केजरीवाल का जो मत समर्थक है वो समर्थक बहुत गरीब तबके से है, कमजोर तबके से है, उतना वोकल नहीं है। और बीजेपी का जो मत समर्थक है वो बहुत वोकल होता है। लेकिन इसके बावजूद ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इस चुनाव में बीजेपी ज्यादा बड़ी चुनौती पेश कर रही है। ये स्वीकार करना होगा। पिछले चुनाव में 38% से थोड़ा ऊपर थे, जो एक अच्छा मत प्रतिशत है। इस बार मुझे लगता है कि वो 40 क्रॉस कर रहे हैं मत प्रतिशत के स्तर पर, अगर कहें जो ज्यादा सही होता है बल्कि। और जहां तक केजरीवाल का सवाल है, जो करीब 54% के आसपास थे, मुझे ये पूरी शंका है कि वो इस बार 50 छूने में उनको कठिनाई होगी। एग्जैक्टली क्या होगा ये तो अभी हम लोग देखेंगे। आपने कहा कि चुनौती बढ़ती जा रही है केजरीवाल के लिए जी। बीजेपी ज्यादा ताकत के साथ लड़ रही है, नजर आ रही है। बीजेपी ज्यादा जैसा समझा जा रहा था वैसा नहीं है। बीजेपी पहले से अपने को पिछले चुनाव से निश्चित तौर पर बेहतर कर रही है, इसमें कोई शंका नहीं। तो क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए खतरा बनती जा रही है? बिल्कुल खतरे की घंटी, इसलिए कि इस बार कम से कम 8 सीटों पर ऐसा है जहां कांग्रेस भी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। सारी तो नहीं, लेकिन 7-8 सीटों पर, 9 सीटों पर कांग्रेस भी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उसके बेहतर प्रदर्शन करने से ऐसी बहुत सी सीटें हो सकती हैं इनमें से कि जिनमें नतीजों में परिवर्तन आ जाए। तो उस ये भी एक कारक है इस चुनाव में। और ये दोनों कारक मिलके चुनौती को बहुत ही मुकाबलेपूर्ण बना रहे हैं। जैसा दोनों बार पिछले चुनाव में हुआ कि वो लगभग एक तरफा था, चूंकि 50% से ज्यादा यानी 54% वोट केजरीवाल की पार्टी को मिला था, जो बहुत ही आकर्षक सफलता है। तो वो नहीं हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार 54% वोट पाने वाली पार्टी, 62 सीटें जीतने वाली पार्टी, इस बार उसको जीत के लाले पड़ सकते हैं। कठिनाई तो है, हालांकि उनके कार्यकर्ताओं में जो लोग लगे हैं उनमें बड़ा आत्मविश्वास है। उनको एक्चुअली वही है बात की, केजरीवाल का जो मत समर्थक है वो इनविजिबल ज्यादा है। तो हम जैसे बहुत सारे लोग जो फील्ड में जा रहे हैं, वो हो सकता है कि उनके आकलन में उतनी चीजें हम ना पकड़ पा रहे हो जो चीजें उनके पक्ष में हो। ऐसा दोनों चुनाव में हुआ है, इसलिए हम इस बेनिफिट ऑफ डाउट को केजरीवाल के पक्ष में रख देते हैं। दूसरे, स्त्रियों के मतों ने इधर हाल के चुनाव में बड़ा फर्क लाया है। चाहे हरियाणा विधानसभा हो, मध्य प्रदेश रही हो, और महाराष्ट्र में, और इवन झारखंड में। दिल्ली में यह है कि एक फर्क है उनमें से, उन सभी राज्यों में जो सरकार में पार्टी थी वो स्त्रियों के बारे में की गई घोषणा को उनके खाते तक चुनाव से पहले पहुंचा चुकी थी। दिल्ली में यह फर्क है कि ये वायदे के तौर पर है और वायदे पर मतदाता को यकीन करना है। वहां वो यकीन उनके खाते में था। वो ये जो फर्क है, यही देखना है चुनाव में कि क्या फर्क डाल सकता है। क्योंकि दो आंकड़े हैं। एक आंकड़ा कहता है कि 12 लाख से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन केजरीवाल की टीम कर चुकी है महिलाओं। ये तो मैंने देखा।
पूछने पर महिलाएं उस कागज को सुरक्षित रखे हुए हैं, ला के दिखाती हैं। यानी उसमें उनको थोड़ा भरोसा तो है, क्योंकि उन्होंने उस कागज को सुरक्षित रख रखा है। तो अब ये भरोसा मत बेटी तक अगर पहुंच गया, तब तो फिर यहाँ भी चमत्कार होने वाला है, क्योंकि स्त्रियों के मतों ने सभी राज्यों में चमत्कार किया है। लेकिन शीतल जी, जी बीजेपी ने 2,500 देने का वादा कर दिया है, जी केजरीवाल 2100 रुपए देने का वादा कर जी रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि केजरीवाल सरकार बनाने के बाद दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इस पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जी। केंद्र सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिस तरह से काम नहीं करने दिया है आम आदमी पार्टी जी को, जी अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने नहीं दिया है, जी जी तो ये एक शक तो लोगों के दिमाग में होगा। बिल्कुल ये शक है, लेकिन ये शक उनके दिमाग में है जो केजरीवाल के मतदाता नहीं, जो पहले से बीजेपी के मतदाता है या केजरीवाल के आलोचक है, उनके दिमाग में शक है। लेकिन जो केजरीवाल का मतदाता वर्ग है वो मजदूर वर्ग है, मेहनतकश वर्ग ज्यादातर है, और उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है इतनी मीमांसा करने की। केजरीवाल पर उन्हें इसलिए भरोसा है कि उसने उनके लिए कुछ पिछले 10 वर्षों में ऐसा किया है जिससे वो लाभान्वित है। वो लाभ उनके पास है कि वो बसों में फ्री चल के काम करने जाते हैं, जाती हैं। पर्टिकुलरली स्त्रियों के बारे में तो उनके स्कूलों में और अस्पतालों में फर्क आया है, इसमें कोई शक नहीं। उनका इलाज हुआ है बहुतों का, मोहल्ला क्लिनिक का भी असर है, और बिजली और पानी का जो फैसला है उसका भी फायदा उन तक है। तो इसलिए केजरीवाल का विश्वास जहां तक इन दोनों घोषणाओं के मामले में है, वो बीजेपी से ज्यादा है दिल्ली में। ये बात तो माननी पड़ेगी, और खासकर उस तबके में ज्यादा है जो तबका इस लाभ की आशा कर रहा है। केजरीवाल ने उसके बाद और भी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, मसलन छात्रों के लिए मेट्रो में रियायत, बस में फ्री यात्रा। ये इसका भी तो मैसेज जा रहा होगा। फिर वही बात है कि बहुत ही डिवीसिव पोजीशन है हमारे मतदाता वर्ग की। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सेक्शन मजदूरी करता है, जो जिसमें से ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से आता है और देश भर से आता है। वो यहाँ किसी न किसी किस्म का काम कर रहा है और उससे अपने घर की मदद कर रहा है, जो उसका नेटिव प्लेस है। तो ये जो क्लास है, इस क्लास में इन छोटी छोटी चीजों का जो केजरीवाल ने किया है उनको फायदा मिला है। लेकिन ये जो रोज की नित्य घोषणाएं हैं, इन घोषणाओं को उन तक पहुंचाना और इनको कन्विंस करना थोड़ा सफल नहीं हो पाता। जैसे जाट समाज के बारे में उन्होंने रिजर्वेशन का इशू लिया, लेकिन दिल्ली में जितने लोगों से मैं सैंपल ले सका जाट समाज के, उनमें मैं कह सकता हूं कि 70% लोग बीजेपी के साथ हैं। जी, ये उसका असर नहीं पड़ा। उसका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा मतलब बहुत कम हो सकता है, मैं देख नहीं पाया हूं, लेकिन मुझे नहीं दिखा, यूं कह सकते हैं आप। उसकी वजह है कि यहाँ जो जाट है, यहाँ के गुर्जर जो है, यहाँ के यादव जो है, और यहाँ एक छोटा सा क्षत्रिय वर्ग जिनके पास जमीनें थी यहाँ की दिल्ली की, जो दिल्ली जब राजधानी बन गई तो सब अच्छे अच्छे दामों में चली गई, तो बहुत पैसे मिले। उसमें से उस पैसे का बहुत सारे लोग तमाम तरह से उपयोग कर सके, जो उसने उनके जीवन स्तर को बेहतर कर दिया। तो वो अब उस क्लास में इकोनॉमिकली पहुंच गए हैं जिनको वो समस्याएं नहीं है जो बिहार उत्तर प्रदेश से आए हुए कामकाजी आदमी को है या ठेला रेहड़ी लगाने वाले की है। तो दोनों के जीवन स्तर का अंतर बहुत है, सोच समझ, राजनीतिक रुचि, सब चीजों का अंतर बहुत है। उनके पास खाली समय बहुत है कि वो टीवी देख सके, ताश खेल सके, आपस में सामाजिकता कर सके और उससे प्रभावित हो सके। उनको प्रभावित करने में बीजेपी कामयाब है, और उनका अधिकांश बीजेपी के साथ है, और उसमें बल की वृद्धि ही हो रही है। आप ये बता पाएंगे कि बीजेपी कहाँ, किन इलाकों में बीजेपी आम आदमी पार्टी के घुसपैठ कर पा रही है और किन वजहों से? जैसे बीजेपी पिछली बार भी जमनाबाद में मजबूत थी, इस बार और मजबूत दिख रही है। एक आध सीटों पर उलटफेर की बात अलग है। फिर बीजेपी कुछ नई सीटों पर ज्यादा मेहनत करती हुई नजर आ रही, जिसमें केजरीवाल साहब की अपनी सीट भी शामिल है। हालांकि केजरीवाल दोनों बार, एक बार तो 50% से ज्यादा मत 2 बार ले चुके हैं, और जो कम भी मिला वो 50% के आसपास, उनका काफी बड़े अंतर से वो जीतते रहे। शीला जी के जमाने से ही उन्होंने काफी फर्क रखा है। इसलिए इसके बावजूद उनको कोई हरा देगा, इस पे आसानी से यकीन करने का मन नहीं होता। लेकिन हम जब बीजेपी की तैयारियां देखते हैं, हम और एक तो ये भी मानना चाहिए बीजेपी के पक्ष में कितनी चीजें हैं।
एलजी ऑफिस पूरा पूरा उनके पक्ष में है। हमारा जो मीडिया है उसमें भी एक बहुत बड़ा सेक्शन उनके साथ है। और चुनाव आयोग भी अनदेखी जैसे कर रहा है। प्रवेश वर्मा सब चीजें बांट रहे हैं, चुनाव से पहले रुपया बांट रहे थे। एजेंसियां, अगर यही काम कोई कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का आदमी रुपए बांट रहा होता तो एजेंसियों ने अब तक उस पर 20 छापे मार किए होते, उसकी इनकम टैक्स और ये सब जांच कर रहे होते। ये खुलेआम हो रहा है। वो जूते बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, रुपए बांट रहे हैं, रोज उनके इस तरह का मेला चल रहा है। और एक कथित तौर पर एक एफआईआर हुई है जिसकी जांच उस दिल्ली पुलिस को करनी है जिस पर पार्टीजन के आरोप पहले से है। तो ये सब चीजें बीजेपी के पक्ष में। और मैं एक डेवलपमेंट बताऊं आपको, कल मैं पालम इलाके में था और पालम के बाद सागरपुर इलाके में भी था, महावीर एनक्लेव वगैरह, और दो विधानसभाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो वहां मैंने एक चीज देखी, वो इलाके थे जो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मजबूत समर्थन रखते रहे हैं पिछले कई चुनावों से लगातार। वहां पे गलियों में हर जगह खुदाई हुई पड़ी है, लोगों का आवागमन और सीवरेज और सब 20 समस्याएं पैदा हो गई। तो मैंने उसको जानने की कोशिश की। आप पाएंगे कि ये लोगों में गुस्से का एक बड़ा कारण है। तो लोगों को तो ये लगता है कि केजरीवाल जब चुनाव आया है तब इसने हमारी सड़कें खोद दी, तो उनमें एक नाराजगी है इससे। लेकिन उसके डिटेल्स जब पता लगते हैं तो पता लगता है कि वहां के नागरिक 6-8 महीने से बेचारे कंप्लेंट्स कर रहे थे। ये उसमें अधिकारी ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं सुनते इन सरकारों के। आपको एक उदाहरण दें कि राघव चड्ढा के पिता की शायद दुकान या मकान का कोई हिस्सा अधिकारियों ने तोड़ दिया। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, बड़े नेता हैं, वो इस एडमिनिस्ट्रेशन से अपने लिए रेमेडी नहीं ले पाए। तो आम आदमी पार्टी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट निल है, बल्कि उसका विरोध है। आप ये कहना चाहते हैं ये जो समस्याएं पैदा हुई हैं, हाँ, जो फेस कर रहे हैं, ये तकनीकी रूप से पैदा की गई है, ये मुझे जांच में लगा। क्योंकि मैंने वो दस्तावेज देखे जिसमें एलजी के यहाँ जल बोर्ड में वो शिकायतें आज से 6-8 महीने पहले से थी सड़कों वगैरह के रिपेयर की, लेकिन उनमें टेंडर हो के काम अब शुरू हो रहा है जब वोट पड़ने वाला है। और जाहिर है कि तब तक काम खत्म नहीं होगा, बल्कि वो लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये टेक्निकली इसको समझना बड़ा मुश्किल है कि कैसे ये चीजें प्रायोजित की गई है इसमें। क्योंकि प्रशासन अभी दिल्ली में जिस तरह से केंद्रीय सरकार ने हस्तक्षेप करके सारे अधिकार एलजी में निहित कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को ही लागू नहीं करा पा रहा है, सर्विसेज का मामला भी उसके पास पेंडिंग है। दिल्ली सरकार एक्चुअली तो इसके पास कुछ है ही नहीं। ये तो बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज के पास जो राइट्स होते हैं वो भी इसके पास नहीं। ये केजरीवाल की राजनीतिक मजबूरी है कि वो एक जमाने में जो 49 दिन में इस्तीफा मुंह पे मार के फिर चुनाव में चले गए थे, अब घिसट रहे हैं और इस्तीफा नहीं दे रहे। और उन्होंने इस्तीफा तब दिया जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, जमानत के मामले में शर्तें वर्तें आ गई। उनको तो ये सरकार सारे एमएलए को सबको इस्तीफा देके सड़कों पर होना चाहिए था, लेकिन वो जानते हैं ऐसा करने से उनकी पार्टी खत्म हो सकती है। जिस तरह की पार्टी उन्होंने बनाई है उसमें ये खतरा है, इसलिए मजबूरन वो घसीट रहे हैं। वरना मैं इसको कई बार कह चुका हूं कि इस समय जो दिल्ली में सरकारी ढांचा है इसको केंद्र सरकार ने लिटरली लूट लिया है और इन लोगों को बिल्कुल अपाहिज करके सिर्फ आरोप इनके चेहरे में लगाने में, जो सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, ये सिर्फ आरोप झेलने के लिए उपलब्ध है। जी, केजरीवाल इतने कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहे हैं? देखिए केजरीवाल के पास और रास्ता क्या है? अगर वो हौसला तोड़ देंगे तो उनके लोग तो फिर बिल्कुल धराशायी हो जाए। उनको बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। उनके बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता एक अलग ग्रुप बना के रोज प्रेस वगैरह हम लोगों के पास भेजते रहते हैं, वो विरोध कर रहे हैं उनका। बहुत सारे लोग जो बहुत सीनियर उनके साथ थे वो पहले ही उनको छोड़ चुके हैं। अब जो पार्टी है वो पूरी उनकी जेबी पार्टी है और सब कुछ उनमें नहीं थे। तो इस समय अगर वही किसी किस्म का आप कहें लूज कैनन छोड़ेंगे तो चुनाव एकदम खत्म हो जाएगा। सारा चुनाव उन्हीं की पर्सनैलिटी, उन्हीं के वायदे, उन्हीं के व्यक्तित्व पर ही लड़ा जा रहा है। तो कांग्रेस किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है आम आदमी पार्टी को? ये बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस अगर जमकर लड़ गई तो बीजेपी को फायदा होगा, क्या ये होता दिख रहा है? ये बीजेपी की ओर से चलाया हुआ परसेप्शन है। कांग्रेस के लिए के कई नेता यहाँ ऐसे हैं जो केजरीवाल से ज्यादा नाराज हैं, बीजेपी से कम। और उसके फैक्चुअल कारण है जिसमें संदीप दीक्षित भी एक वीडियो भी चल रहा है जिसमें उनके एक ओखला के नेता पुराने एमएलए वगैरह रहे हैं
वो कह रहे हैं बाकायदा कि हमारी पार्टी में तो खुद ही बीजेपी से सब मिले हुए हैं। संदीप दीक्षित का उन्होंने नाम लिया कि मैं गया तो वो वहां से निकल के भागा, कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो कांग्रेस में भी बहुत सारे नेता ये समझते हैं, उनके कई नेता, अभी उनके जो एक अध्यक्ष रहे थे वो बीजेपी में वापस चले गए, लवली साहब। तो संदीप दीक्षित वगैरह पे और बहुत सारे लोगों पर इस तरह के आपसी इल्जाम। इन सब में केजरीवाल को लेके, क्योंकि केजरीवाल ने कांग्रेस से ही सत्ता छीनी है, और संदीप दीक्षित का तो पर्सनल मामला भी, उनकी मम्मी यहाँ की मुख्यमंत्री थी, उस समय नेता थी, और उन्हीं को हरा के वो जीते। तो इसलिए वो ज्यादा उस चीज को चाहते हैं कि वो किसी तरह से केजरीवाल इस चुनाव को न जीते या बीजेपी भले आ जाए। इस तरह की भी सोच वाले लोग हैं कुछ। लेकिन जो माइनॉरिटी वगैरह के लीडर हैं कांग्रेस में, वो ये नहीं चाहते, क्योंकि माइनॉरिटी भी ये नहीं चाहती कि बीजेपी आ जाए। यही एक ग्रीन शूट है जो शायद केजरीवाल को बचा ले जाए। लेकिन मैंने ये देखा कि आईएम को भी समर्थन मिल रहा है कई जगह पे, मुस्लिम बस्तियों में कांग्रेस को भी मिल रहा है, और बड़े बड़े उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े नेता हैं इसमें। तो इससे कांग्रेस का भी मत प्रतिशत बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कम से कम 8-10 सीटों पर उन्हें मत मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीटें मिलती भी नहीं दिख रही। सीटों को कह पाना कांग्रेस के पक्ष में मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस के लोग तो दावे कर रहे हैं 10 सीट जीत रहे हैं, 8 जीत रहे हैं, 5 जीत रहे हैं। हो सकता है कि आप 2 जीत जाए, लेकिन मुझे इससे ज्यादा कोई। बहुत सारे लोगों का आकलन ये है कि आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिले थे, 62 सीटें जीती थी उन्होंने। कितना गिरेंगे, कितने कम होंगे? 10, 15, 20 सीटों का नुकसान होगा, लेकिन सरकार तो वही बनाएंगे। क्या ये बीजेपी इस तरह से चुनाव पूरा उलट सकती है? देखिए, एक चीज हमें दिल्ली में देखनी होगी। आप देखते हैं लोकसभा में इस पार्टी को, जिसको विधानसभा में 54% मिलता है, लोकसभा में वो 20% पे आ जाता है। इतना गैप इनका मतदाता समूह, तो इनका जो मतदाता है वो सर्विसेज पे ट्रेंड है। आपने उसको सर्विस प्रोवाइड की, आपने उससे वोट ले लिया, लेकिन आपने उसको कोई विचार जनरेट नहीं किया है। केजरीवाल का वोटर विचारधारा का वोटर नहीं, बीजेपी का वोटर विचारधारा का वोटर। उनके पास 34-35% वोटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी है, लोकसभा में भी है, विधानसभा में भी है। लोकसभा में वो उस पर और पैचअप कर लेते हैं, मोदी जी का दिखा के कि प्रधानमंत्री कौन, मोदी जी का व्यक्तित्व, उसमें वो लंबी लीप लगाते हैं। ये सुविधा केजरीवाल के साथ नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी ने आइडियोलॉजी पे कभी कोई काम नहीं किया। वो एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जिसके सर पे सर्वा एनजीओ है, जिसके सर पे सर्वा केजरीवाल है। वही ब्रांड है, उसी ब्रांड में वो अपना लेके आते हैं, हमने ये आपको दिया है और दूसरों से हम बेहतर हैं, हमारे ये ट्रैक रिकॉर्ड है, और हम आपको ये वादे कर रहे हैं, इस पे हमें वोट दे दीजिए। वो ये मामला है, विचार नहीं है कि आइडियोलॉजी को लेके। इसीलिए महंगाई जो बहुत जरूरी चीज थी इस चुनाव में, दिल्ली में कोई मुद्दा ही नहीं है, जबकि गरीब के लिए बाकी सब चीजों के साथ साथ महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सब कठिनाइयां हैं दिल्ली के चुनाव में, जो पेक्यूलियर है। क्या ये जो रेवड़ी शब्द मैं इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो कल्चर इस पूरे चुनाव में दिख रहा है, दोनों तीन, खासतौर से तीनों पार्टी, तीनों बड़ी पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं। बीजेपी ने भी केजरीवाल की देखा देखी 2500 रुपए महिलाओं के लिए, 500 रुपए में सिलेंडर, 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को देंगे, वगैरह वगैरह। उसमें भी क्या ये दिल्ली की पॉलिटिक्स का मेन मुद्दा यही बन गया है, कौन क्या दे रहा है? देखिए, ये रेवड़ी शब्द जो है प्रधानमंत्री जी लाए थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को, काफी बड़े हिस्से को सहूलियतों की जरूरत है। उनकी आय बहुत कम है, कठिनाइयां उनके जीवन में बहुत ज्यादा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके लिए उनको फैसिलिटेट करना रेवड़ी कहा गया, तो खुद प्रधानमंत्री द्वारा, जो लाखों करोड़ रुपए इंडस्ट्रियलिस्टों का माफ कर देते हैं। उनका नाम भी नहीं बताते, बताना भी नहीं चाहते, आरटीआई वगैरह में रोक लगा देते हैं। तो आप जिनका समर्थन करते हैं, जिस वर्ग से समर्थन लेते हैं, जो बहुत छोटा सा है, उसके फायदे के लिए तो आप लाखों करोड़ लुटा सकते हैं। लेकिन किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, पटरी वाला हो, ठेले वाला हो, लोअर मिडिल क्लास हो, उसके लिए अगर कोई फैसिलिटेट करता है तो उसको आप रेवड़ी कह के अपमानित भी करते हैं। तो मैं तो इस शब्द के और इस शब्द के इस्तेमाल के बहुत ही आलोचक हूं कि आम लोगों के लिए किए जाने वाले फैसलों का, ठीक है, उसका एक तौर तरीका होना चाहिए,
स्क्रूटनी होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए और ठीक ढंग से उसका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन आवाम के लिए कुछ किया जाना बुरा कैसे हो सकता है? जो मासेस में हो, ज्यादा लोगों के लिए जो चीज सुविधा होती, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आर्थिक सपोर्ट हो, ये तो हर समाज के लिए जरूरी है। डिस्पैरिटी रखना थोड़ी अच्छा है कि एक आदमी जहाज वहाज पे भी चले और दूसरा आदमी साइकिल भी ना रख पाए। ये कोई तर्क नहीं है। और साइकिल वाले को अगर साइकिल के टायर दे दिए जाए या पंचर दे दिया जाए या 10 रुपए दे दिए जाए कि वो नाश्ता कर ले, तो इसको रेवड़ी कहा जाए। आप अवाम को तो देखिए, 50% हमारी आबादी रक्ताल्पता की शिकार है। 35-36%, 38% बच्चे हमारे यहाँ कुपोषण के शिकार है। अगर उनको कोई खाना प्रोवाइड करता है, कुछ आर्थिक मदद करता है, कपड़े देता है, घर देता है, तो जरूरत है। और ये जो ये कहते हैं मोदी जी स्वयं सब कुछ देना चाहते हैं। 80-81 करोड़ लोगों को आप अनाज देते हैं, उनको घर बनाने के लिए पैसा देते हैं, उनको बाथरूम बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए पैसा देते हैं, वो किसान को आप 6,000 रुपया देते हैं। आप जो कुछ करते हैं वो रेवड़ा है, और कोई दूसरा अगर कर दे तो उसको आप ताना मारेंगे रेवड़ी। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। हाँ, नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्या यही मुद्दा बन गया है कि कौन क्या दे सकता है? क्योंकि सर्विसेज के जरिए केजरीवाल ने एक नई तरह की चुनौती राजनीतिक मैदान में पेश की और उससे सफलता हासिल की दिल्ली। नतीजा ये हुआ कि बाकी दलों को भी उसको ऑप्ट करना पड़ा, न चाहते हुए भी। और अब केजरीवाल उसका श्रेय लेते हैं, जो ठीक है, जायज है, उन्होंने पहले शुरू किया। अब सभी राज्यों में सभी पार्टियां इंक्लूडिंग बीजेपी बिजली के मामले में वैसे ही फैसले ले रही हैं। महिलाओं को मदद करने में बीजेपी ने पहल की, जो इसके पहले मैंने जो बताई कि शौचालय, घर और 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, सोलर, दुनिया भर की आपने इस तरह की छूट और वगैरह दे रखी है। जिसमें आप करते हैं वो आप वो नैतिक बताते हैं, दूसरा कोई करता है तो उसको अपराधी बताते हैं। ठीक नहीं। वापस लौटते हैं जी आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी गंभीर चुनौती मिल रही है। जी। आतिशी सिंह का क्या हाल है? मनीष सिसोदिया ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बदली है, वो किस स्थिति में है? यानी आपके जो टॉप लीडर्स हैं उनका क्या है? देखिए, ये लोग मनीष ने अपनी सीट बदल ली। अब वो जिस सीट पे है वो बहुत सुरक्षित सीट मानी जाती है आम आदमी पार्टी, लेकिन वहां एक फरहाद सूरी नाम के कांग्रेस के पुराने योद्धा लड़ रहे हैं। अगर वो माइनॉरिटी वगैरह वोट में डिस्टर्ब कर गए तो वहां भी नुकसान हो सकता है, लेकिन वो बहुत सुरक्षित सीट मानी जाती है। और ऐसे ही केजरीवाल की सीट में हम लोग बता ही चुके हैं कि पिछला रिकॉर्ड क्या है। तो इन सीटों को, अच्छी की सीट भी बड़ी मजबूत सीट है आम आदमी पार्टी। तो नॉर्मली आम आदमी पार्टी को सीटें हारनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप कर रही है बहुत, वो ऑल ओवर दिल्ली, तो अभी वो उतनी दिखाई नहीं दे रही है। ये जरूर है कि बीजेपी की ग्रोथ हो रही है। जैसा मैंने मत प्रतिशत के मामले में कहा था कि 38% पर बीजेपी नहीं रुकने वाली है, वो इस बार 40 या उससे ज्यादा पे जाएगी। अब कितना जाएगी ये हम लोग नतीजों पे देख पाए। मेरी पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा अगर पॉइंट है, बड़ी स्ट्रेंथ है, तो वो है लीडरशिप। जी, फेस है उसके जी, पास, जी, और बीजेपी के पास भी नहीं है, बिल्कुल। और कांग्रेस के पास जो है वो बड़े थके हुए चेहरे। जी, जी। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल अपने दम पर चुनाव खींच रहे हैं और खींच पाएंगे? तो देखिए, दिल्ली में एक बड़ी ही ये भी पिक्यूलियर चीज है। दिल्ली में 30% मतदाता ऐसे हैं जो फेस पर लोकसभा में और फेस पर ही विधानसभा में फैसला करते हैं। ये निश्चित तौर पर एडवांटेज मोदी जी को है लोकसभा में, और विधानसभा में केजरीवाल को है। और दूसरी पार्टियों ने इसके सामने, न कांग्रेस ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत किया है, और बीजेपी की टैक्टिक्स ये चल रही है पिछले कई चुनाव से कि वो ऐसा नहीं करती। तो एक आध बार उसने किया, तब भी वो सफल नहीं है। तो अब उसकी लाइन यही है कि वो किसी को सामने नहीं करती, कई लोगों को हवा दिए रहती कि आप हो गया। कई राज्यों में उन्होंने किया भी, जो हरियाणा में तो किया ही था। उस तरह से नहीं, लेकिन एक था कि चुनाव के बाद डिक्लेयर करें। तो वो ये करके चलते हैं, और ये इससे भी वो सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एडवांटेज केजरीवाल के पक्ष में है दिल्ली, कोई शक नहीं। इसका एडवांटेज उनको मिलेगा, मिल रहा है, मिल रहा है। वरना उनको 18-20% लोकसभा में मिलता है। अभी कुछ ही दिन पहले
उनको 18-20% मिला है, विधानसभा को 54% पाते हैं। लोगों ने ये पिछली बार देखा कि डेमोग्राफी जो दिल्ली की चेंज हुई है जी और उसमें जो पूर्वांचलियों का प्रभाव बढ़ा है, जी। मतलब 40% के आसपास वोट उनका हो गया है जी। और 30 सीटों पर उनका असर है, 15-16 सीटों पर वो डिसाइड करते हैं। जी तो क्या ये जो पूर्वांचलियों वाला मुद्दा उठा था, जिसमें जो गाली वाली का प्रकरण आया था, जी जी जी। उसका कोई असर दिख रहा है? उसका असर कार्यकर्ताओं के स्तर पर सोशल मीडिया में रहने वाले लोगों के बीच तो है, लेकिन बहुत मासेस में उसका बहुत असर है। माहौल बनाने में ये सब काम आता है, तो उसका उतना ही असर है जी। मुख्य भूमिका उसकी नहीं है, लेकिन चूंकि 40% आबादी मानी जा रही है कि पूर्वांचलियों की है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की, और सभी पार्टियां उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। उसमें माना जाता है कि केजरीवाल के पक्ष में समर्थन ज्यादा है, तो बीजेपी बहुत इन्फेसिस दे रही है उसको। अभी उसके एक प्रवक्ता से कुछ मुंह से हल्का फुल्का हो गया, तो बड़े नेताओं ने तुरंत उसमें हस्तक्षेप किया और उससे माफी अभी मंगवाई। तो इससे पता लगता है कि उस मतदाता वर्ग का क्या। दिल्ली में जो दूसरे मतदाता वर्ग है, जैसे पंजाबी मतदाता 20% है, इसमें सिख और मोना दोनों है, मतलब जो हिंदू पंजाबी और सिख पंजाबी। सिख पंजाबियों में केजरीवाल की पार्टी को समर्थन ज्यादा है, लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं। हिंदू पंजाबी ज्यादा है, जो बहुत से हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भी आए थे। तो उनमें बीजेपी और पहले जनसंघ विचारधारात्मक स्तर पर एंटी मुस्लिम खुराना और ये पूरा चला आ रहा है। तो वो चीज में वो बीजेपी के हार्डकोर समर्थक हिस्सों के हिस्से हैं। दूसरे, जैसा मैंने बताया था कि यहाँ की जमींदार जातियां, गुर्जर, जाट, यादव और छोटा सा राजपूत सेक्शन, ये सब बीजेपी के साथ ज्यादा है। दूसरे, जो मिडिल क्लास जनरेट हुआ है इकोनॉमिक अपव्हील से, राजधानी होने के कारण, उसमें बीजेपी का वो है। जो गेटेड कॉलोनियां हैं, फ्लैट्स हैं, इन सब में ज्यादातर आरडब्ल्यूएस में बीजेपी का बहुत जबरदस्त है, और इस सब में कोई सेंध नहीं लगी। ये सब बीजेपी के पास है। इसमें से बहुत सारा पहले केजरीवाल के साथ था। केजरीवाल ने नीचे कुछ बढ़ाया है, इधर कुछ घटा, इधर उनका खोया है, और अब इसमें बीजेपी लगभग एब्सोल्यूट हो गई है। वो बिल्कुल घुसने की जगह नहीं दे रही किसी को, न उसमें कांग्रेस घुस पा रही है, न केजरीवाल घुस पा रहे हैं। बहुत सारी इनकी योजनाओं के बावजूद उसमें उन्होंने, बीजेपी ने आइडियोलॉजिकल अपना आधार बहुत मजबूत, और ये सेक्शन चूंकि वोकल भी बहुत है, इसीलिए चुनाव में सब कुछ के बावजूद बीजेपी को इतना अच्छा मत इसके बावजूद मिलता है। वो हार भले जाते हैं गिनतियों में, लेकिन 38% वोट बहुत होता है जी। ये बताइए कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इनको छोड़कर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो क्या रोल प्ले कर रही हैं? देखिए, जैसे बीएसपी है जी, जैसे एआईएमआईएम है, ये इन दोनों का तो छोटा छोटा रोल है। बीएसपी 1-1.5%, 2% वोट में है। अब उसमें से उसको मिलेगा कितना, ये देखेंगे हम लोग। इससे ज्यादा नहीं, लेकिन इतना नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति। हाँ, ये वोट बीजेपी के विरुद्ध जा सकता था अगर ये बीएसपी में न जाता। तो चूंकि वो मेडिकलाइट वोट है और वो एक आंदोलन से निकला है, तो आइडियोलॉजिकली बीजेपी के अगेंस्ट है। तो वो अगर मायावती जी में नहीं जाता, तो उसका अधिकांश हिस्सा तो जरूर बीजेपी के विरुद्ध जाता। तो ये तो एक तरह से ये एक ब्रेक है। एआईएमआईएम भी जिस मतदाता वर्ग में है, वो मतदाता वर्ग भी वही है जो बीजेपी का विरोधी वर्ग है। वो जो भी मत उनको मिलेगा, वो भी वही है कि बीजेपी के विरोधी के कोटे में से कम होगा। तो ये सब एडवांटेज सब बीजेपी को ही मिलते हैं जी। तो कुल मिलाकर अंत में अगर तस्वीर हम सामने रखें, तो क्या ये कह सकते हैं कि ये चुनाव अब पूरी तरह से खुल गया है? जी, पूरी तरह से खुल गया है। इसमें अब ये कहने की स्थिति में नहीं है कि कौन पार्टी जीतेगी। हर पार्टी हम कह सकते हैं बहुत नेक टू नेक पहुंच गया है ये बिटवीन बीजेपी और आप। नेक टू नेक मैं आज कह सकता हूँ। केजरीवाल के सिर्फ अब वो स्थिति नहीं, बिल्कुल वो स्थिति नहीं है जैसा पिछले 2 चुनाव में रही। सिर्फ एक चीज का आकलन हम चाहे जितना घूमे नहीं कर सकते, उतने हमें सैंपल नहीं मिलते, कि अगर स्त्रियों के भीतर समर्थन है केजरीवाल का, अगर वो समर्थन वैसा ही है जैसा मध्य प्रदेश में हुआ, हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, तब तो केजरीवाल फिर जीत रहे हैं और बिल्कुल जीत रहे हैं। लेकिन अगर उसमें जैसा समझा जा रहा है कि इस समय
रुपए वगैरह बांट के, सुविधाएं बांट के, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए और इलेक्शन कमीशन की आंख में पर्दा डाल के जो कुछ हो रहा है, अगर ये चीजें भी इफेक्ट कर रही हैं तो हमें नहीं पता कि नतीजे कहाँ किसके पक्ष में उलट फेर कर सकते हैं। और बहुत सारे फैक्टर हैं जो चुनाव के बाद खुलेंगे, ईवीएम का कहाँ क्या इस्तेमाल हुआ है, जी 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 जी, वोट परसेंटेज कैसे बढ़ता है, बढ़ यस, चलेगा। अब जो वो वोट बढ़ाने वाला मैटर है, वो तो जब चुनाव खत्म होगा, गिनती होगी, तब पता लगेगा कि इतने बढ़े हुए वोट किसके कहाँ कैसे हो गए। वो भी एक अब तो फैक्टर खुल ही रहा है, बहुत सी स्टोरीज भी आ चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश और सब जगहों में जो सीटें बहुत छोटे अंतर से जीती गई हैं, उनमें इन मतों में कितना फर्क डाला है। तो ये सारे फैक्टर तभी एनालाइज हो पाएंगे जब डाटा होगा, और ये डाटा चुनाव में वोट पड़ने के बाद ही मिलता है। हाँ, लेकिन ये सब फैक्टर भी है, और ये सब बीजेपी के पक्ष में। एलजी का होना दिल्ली में, सारी दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत एलजी में निहित कर देना, प्रशासनिक अधिकारियों का इस वजह से, क्योंकि उनके खिलाफ तलवार अगर कोई चला सकता है या उनको अनार कोई दे सकता है तो केंद्र सरकार दे सकती है, उनका एक तरफा हो जाना, चुनाव आयोग का अनदेखी करना, बीजेपी के पास साधन संपन्नता होना, उसका उपयोग करना, दिल्ली की पुलिस उसके हाथ में होना और उसका एक तरफा उसके पक्ष में दंगों और अन्य जगह में प्रयोग होते हुए हमें पाना, इतनी सब चीजों के और एजेंसियों का आम आदमी पार्टी के विरुद्ध कांस्टेंट ऑनस्लॉट, रियल और फेक, इन सब के सामने ये चुनाव है। इस सब बाधाओं को पार करना केजरीवाल के लिए बाधा भी बहुत भयानक है। और अगर ये चुनाव इन सब तमाम बाधाओं के बावजूद केजरीवाल जीत तो ऐतिहासिक बात होगी। उन्होंने हर चुनाव ऐतिहासिक ढंग से जीता है, ये उससे भी बड़ी बात होगी जी। क्योंकि अब कठिनाइयां बहुत संकेंद्रित हो गई और बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। जिस तरह से एलजी को पावर दी गई है, कानून बदल के, ऑर्डिनेंस निकाल के, अब जो अंडर चैलेंज है, मतलब केजरीवाल मुख्यमंत्री और एक चपरासी का तबादला नहीं कर सकते, एक सिपाही को नहीं छू सकते। अगर वो सिपाही मिल जाए और उनको पिटवा दे, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और हमने देखा कि चुनाव के दौरान ही सीएजी की रिपोर्ट लीक हो रही है। यस, तमाम चीजें ये सब हो रही है इसी समय जो चाहते हैं, इसी समय परमिशन दी जा रही है उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की। तो गृह मंत्रालय भी यूज हो रहा है, एजेंसीज भी यूज हो रही हैं, और लीक्स भी आ रहे हैं, और मीडिया भी उनके लिए ढोल बजा रहा है। कुल मिला के बहुत बड़ी बाधा दौड़ है केजरीवाल के सामने, और कांग्रेस तो इस दौड़ में उस तरह से है ही। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी इस बातचीत के लिए। आपसे बात, धन्यवाद आपका। और अब हम नियमित रूप से शीतल जी से बात करेंगे, क्योंकि लगातार स्थितियां बदलेंगी। चुनाव प्रचार अब और तेज होगा, क्योंकि सोमवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। उसके बाद चुनाव प्रचार में शायद कांग्रेस और तमाम पार्टियों के जो धुरंधर नेता हैं वो भी मैदान में उतरेंगे, और फिर वो जंगी मुकाबला होगा, और हम उस पर बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। धन्यवाद, नमस्कार।